हाय। आज हम लोग कुछ समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक को अनवील करने से पहले हम ये समझने कि क्या दो चार्ज आपस में कोई फोर्स क्रिएट करते हैं। अगर हाँ करते हैं तो कितना करते हैं और किधर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर हमें मिलेगा कूलम्ब्स लॉ में, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि इनिशियली हमारे पास आफ्टर 1687 हमारे पास कौन सा था, एक फोर्स डिफाइन हुआ था। न्यूटन ने एक फोर्स डिफाइन करा था, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो मास के बीच में लगता है एंड इट इज गिवन बाय F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस हिसाब से, ग्रेविटेशन के हिसाब से, दो मास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय दिस फोर्स। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास था। और बाद में होते होते क्या हुआ कि जब हमारा 1785 आया तो कूलम्ब्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। जब हमें पता चल गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मान लो किसी खास डिस्टेंस पे सेपरेट करा जाए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास मास होगा। दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This much amount of mass इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर इसको हम r डिस्टेंस पे रखें तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। बाय व्हाट अमाउंट? बाय Fe मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रिपेल कर रहा है। बट हमारा थ्योरी क्या कहता है कि ये अट्रैक्ट करना चाहिए। ग्रेविटेशनल थ्योरी कह रहा था कि इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब दो मास को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया तो हमने क्या देखा कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हुआ क्या, अब आप समझें कि कितना था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और कितना था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास था, अब देखो जी की वैल्यू यहां रख देते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास का स्क्वायर यानी 9.1। दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए मास 1 मास 2 दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का स्क्वायर डिवाइड बाय, मान लेते हैं कि इसको हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। मतलब अगर ये 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर को जाता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7 होगा। और ये माइनस 7 और यहाँ पे 31 मीन्स it is 62 and minus 7 approximately it is on an amount of 10 to the power minus 69। इसके अप्रोक्सीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। बट अभी ये समझते हैं, इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स हो कितना रहा है, इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इस कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है एंड इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स ये 38 और ये जब ऊपर गया तो 13 और 38 यानी इट इज 10 टू द पावर माइनस 25 न्यूटन के ऑर्डर में, और ये 10 टू द पावर माइनस 69। ये बहुत छोटा फोर्स है यार, कूलम्ब्स फोर्स से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये एक बहुत छोटा सा फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो रिपल्सन वाला फोर्स बहुत ज्यादा, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा ही नहीं। अब हमें क्या पता चल रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल आपस में कोई फोर्स लगाते हैं, मतलब या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज दैट इज गिवन बाय कूलम्ब्स। कूलम्ब्स ने क्या कहा, अब हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में इसकी दो बातें थी, एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में इन्होंने कुछ कहा और दूसरा डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा।
आइए देखते हैं दोनों में। तो अपन जानते हैं कि फोर्स कैसा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन्होंने बताया कि फोर्स कितना लगना है और किधर लगना है। अब हम समझते हैं व्हाट इज कूलम्स फोर्स, है ना। कूलम्स ने क्या कहा, दो बातें कही, एक कि किसी भी फोर्स को फोर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सही बात है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है, इसके बारे में क्या कहा था कूलम्ब साहब ने, आइए देखते हैं। पहली बात इन्होंने कही, क्या कही कि फोर्स जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब अगर हमने दो चार्ज लिया है Q1 एंड Q2 तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। R क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। मतलब यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या होगा हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस K इज Coulomb's constant and K is given by 1 by 4 pi epsilon naught which is equal to 9 into 10 to the power 9। और अपन यूनिट यहीं से मेजर कर लेंगे, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो आर का मीटर, यानी मीटर स्क्वायर इधर जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई कूलम्स स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम्स का स्क्वायर। सिंपल। तो ये हमने फोर्स को निकाला। अब फोर्स तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसके पास डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन भी हमें चाहिए। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। पहला क्या, मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास है, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा पे डायरेक्शन, ये फोर्स तो लगेगा बट किधर लगेगा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो, चाहे हमारा फ्लक्स के लिए हो, चाहे हमारा फोर्स के लिए हो, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने क्या कहा कि फोर्स विल एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। दो चार्ज है उसके सेंटर को ज्वाइन कर लो, सेंटर को ज्वाइन करो, इसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, या तो आउटसाइड या फिर इनसाइड। मतलब इसके कारण इस पे फोर्स, मतलब ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, ये इधर लगेगा, मतलब अलोंग इस लाइन, इसी लाइन पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसके कारण फोर्स इधर की तरफ, नहीं, इन दोनों के कारण, मतलब इसके कारण इस पे फोर्स इन दोनों के ज्वाइन, मतलब सेंटर को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण इस पे फोर्स इन दोनों के सेंटर ज्वाइन करने में वाले लाइन के इधर होगा। सिंपल सा है ना, ये लाइन ज्वाइन करो और इसके डायरेक्शन को देखो, ये इसको अगर धक्का मारना हो तो किधर मारेगा, ऐसा ही धक्का मारेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, मतलब आगे की तरफ जाए ना जाए, लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि इसको क्या है, ये इधर पुश कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, ये लाइन ज्वाइन जो कर रहा है उधर, और ये इसको इधर। मान लो अगर रिपल्सिव फोर्स है तो देखते हैं ना आगे क्या होता है, ठीक है। इस लाइन, या तो अगर रिपल करेगा तो ये एक इधर और एक इधर, अगर अट्रैक्ट करेगा वो उसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, लेकिन किसमें, लाइन में ही, मतलब इस लाइन में ही ये फोर्स होगा। बस इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। अब हम आगे समझते हैं कि और क्या कहा। तब डायरेक्शन हमें पता चल गया तो हम कोई भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, खैर, तो हमारे पास फोर्स है क्या, फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब क्या है, इट इज 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड वैल्यू इज E नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। इसके बारे में एक अलग से ही
क्लास हो सकती है, इसके कूलम्स लॉ में इसके डिटेल्स में नहीं जा सकते हैं अपन, अभी कूलम्स लॉ पे आते हैं, फिर कभी अगले क्लास में परमिटिविटी के ऊपर क्लास होएगी। अब आगे समझते हैं कि क्या हुआ फिर, फोर्स को रिप्रेजेंट करें, कैसे करें, है ना, वेक्टर फॉर्म में, है ना। अक्सर आप एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि कूलम्स फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बताओ कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक्सिस होने चाहिए, है ना। तो हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सिंपली क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, मतलब ये वाई और ये हमारा एक्स, हमने एक चार्ज लिया और एक यहाँ चार्ज लिया। दिस इज आवर Q1 एंड दिस इज Q2। सिंपली कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, बना लेते हैं हम लोग भी पोजीशन वेक्टर। दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर R1, ये हमारा R2। अब अपन मान लेते हैं R1 का डायरेक्शन ऐसा है, R2 का डायरेक्शन ऐसा है, तो अपन एक वेक्टर मानते हैं, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, ऐसा, ये हमारा R हो गया। मतलब अब अगर वेक्टर एडिशन मेथड को देखें, ट्रायंगल्स रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, देन R1 प्लस R इक्वल टू R2, ऐसा बोला सकता है। मतलब क्या करना है हमें, वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है कि आप चेक करो क्या पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जा रहा होगा, हाँ जा रहा है, मतलब R2 रिजल्टेंट है किसका, R और R1 का। मतलब R वेक्टर इज गिवन बाय R2 माइनस R1। अब हमारे पास आ चुका है, अब फोर्स निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, यहां पे Q1 Q2 को ऐसे धक्का देगा, इधर की तरफ निकालना चाहेगा, तो क्या देखेंगे अपन, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये F2, और Q2 क्या करेगा, Q1 को इधर की तरफ धक्का देगा, दैट इज योर F1। मींस अगर हमें F2 लिखना है, ऐसा मान लिया है हम लोगों ने क्या कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है ना, ऐसा प्रॉपर्टी देखा गया है कि अगर दोनों चार्ज सिमिलर हो तो कौन सा फोर्स होगा, दैट इज योर रिपल्सिव। मतलब अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0, मतलब आप सिंपल समझो कि दोनों अगर सेम हो, है ना, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव ही होता है ना। तो पॉजिटिव अगर, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो फोर्स कैसा होगा, दैट इज योर रिपल्सिव। सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। मतलब अगर Q1 Q2 अगर लेस देन 0 हो तो कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ना, है ना। समझ रहे हैं आप बात को, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव था तो इसलिए दोनों रिपेल कर रहा है। ये केस अपन कंडीशंस हर जगह अप्लाइड होगा जो भी हम जनरल केस करने जा रहे हैं। दैट इज F2, F2 इज गिवन बाय व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, R है, R स्क्वायर। अब फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सर बोला आके आप डायरेक्शन बता सकते हो, हाँ बता सकता हूं, डायरेक्शन किधर, इधर। F2 का डायरेक्शन मतलब R का डायरेक्शन, देखो F2 का डायरेक्शन और R का डायरेक्शन सेम टू सेम है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये फोर्स किधर लग रहा है, R की तरफ लग रहा है, ठीक। बोला हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। मतलब अब अगर आपसे बोला जाए कि सर क्या F1 क्या होगा, तो F1 भी अपन बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है सबके लिए। Q1 Q2 हाँ ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड है चार्ज का। R स्क्वायर हाँ ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किधर, R इधर, F1 इधर, अपोजिट है। यानी अगर A इधर B इधर, तो अपन बोल सकते थे ना, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों दो मैग्नीट्यूड का फोर्स, A इधर B इधर, तो A इक्वल टू माइनस B तो बोल सकते हैं ना। मतलब द डायरेक्शन ऑफ A इज निगेटिव और डायरेक्शन ऑफ B बोल सकते हैं ना। वैसे ही कि डायरेक्शन ऑफ R इधर, इधर मतलब इधर की तरफ डायरेक्शन है ना R का, और फोर्स का डायरेक्शन इधर, मतलब माइनस R। ये यूनिट वेक्टर, देखो यहां हमने क्या लगाया था, यूनिट वेक्टर, यहाँ डायरेक्शन सिर्फ दिया था। यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर, जैसा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, जैसे I J K आपने पढ़ा होगा, है ना, वो आपका यूनिट वेक्टर होता है।
सो r इज द यूनिट वेक्टर। तो इस कंडीशन में ये किधर लगेगा, माइनस ऑफ r की तरफ लगेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी अपन लिख सकते हैं F2 इक्वल टू माइनस F1। मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इक्वल एंड अपोजिट। अब अगर ये अलग अलग चार्जेस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये F2 का डायरेक्शन इनवर्ड और F1 का डायरेक्शन भी इनवर्ड, मतलब F2 जो है माइनस R के डायरेक्शन में लगता और F1 जो है प्लस R के डायरेक्शन में लगता, फिर भी इक्वल एंड अपोजिट। ये हमेशा ये जनरल केस अपन कर रहे हैं, है ना, ये जनरल केस है, हर जगह एप्लीकेबल है। अब आपसे कोई बोल दे कि सर आप ऐसा करो कि ये जो R है ना, इसको, ये R तो आपने लिया है, हमारे पास क्या था R1 और R2 था ना, ये R तो आपने लिया है, इसको हटाओ यहां से। हाँ हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हटाएंगे, बहुत सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको करना क्या है, बस ये करना है, इट इज 1 चलो ऐसा लिखते हैं, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज योर K, ओके। और यहां पे लिख लेते हैं अपन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर। यानी ऐसा लिख सकते हैं ना यार, वेक्टर R और ये डिवाइडेड बाय इसको Q कर ले, सिंपल। अब ये F1 को अब ऐसा लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये RQ है ना, ये RQ मतलब मॉड है, ये मॉड मतलब R1 माइनस R2 का Q, मॉड का Q, R1 माइनस R2 के मॉड का Q, सिंपल है ना। और यहां पे क्या लिख लें, R1 इट इज R2 माइनस R1 का मॉड का Q एंड इट इज R2 माइनस R1 वेक्टर, दैट्स इट, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब चाहे चार्ज आप कुछ भी हो, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्म को अगर आपने समझा है तो आप आसानी से कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।